Yeah. Okay, see, so last part of our chapter is long form audit report, and in short, it is known as LFAR. Now, it is a report that auditor has to make as per the appointment of auditor. Any bank, public sector bank, private sector bank, foreign banks, any bank, it should be whether there are branches of these type of banks. It is mandatory for statutory auditor to make a report apart from making a main report, and that is known as long form audit report. Whether it is public sector private bank, public sector bank, private sector bank, foreign sector bank, as well as the branches, it is mandatory for statutory auditor for furnishing LFAR report. Okay, the statutory audit report issued by bank auditor doesn't represent all the functioning of the banks. क्योंकि जो मेन रिपोर्ट होती है ना, उसमें उसमें शॉर्ट में सारी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है ऑडिटर के जरिए। उसमें सारे बैंक के फंक्शनिंग के बारे में नहीं बताया जाता है, इसीलिए ये लॉन्ग फॉर्म नाम से ही समझ में आ रहा है। लॉन्ग फॉर्म मतलब एवरी काइंड ऑफ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म मतलब डिटेल में, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आरबीआई हैज इशूड अ नोटिफिकेशन। आरबीआई ने ये कंपलसरी कर दिया, बाय विच बैंक ऑडिटर हैज टू इशू एन एडिशनल रिपोर्ट। मतलब आरबीआई ने ये हर बैंक के ऑडिटर के लिए कंपलसरी कर दिया कि आप एक रिपोर्ट बनाएं जिसमें डिटेल में, एडिशनल रिपोर्ट बनाएं जिसमें डिटेल में अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी ऑडिटर्स के जरिए। सो इट इज नोन एज LFAR रिपोर्ट एंड इट इज इन एडिशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। मतलब मेन रिपोर्ट जो बनती है ना, उसके एडिशन में ये बनाया जाता है। मतलब दोनों कंपलसरी है, मेन रिपोर्ट प्लस LFAR रिपोर्ट। आरबीआई द अपेक्स बॉडी गवर्निंग द बैंक्स, आरबीआई बीइंग द अपेक्स बॉडी, तो उन्होंने इशू किया है फॉर्मेट ऑफ द LFAR बिकॉज आरबीआई इज द अपेक्स बॉडी नो। सो ही इज आई मीन आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल for uh, for giving proper format of following LFAR reports. LFAR report means long form audit report. ठीक है, इस सेपरेट रिपोर्ट बनाई जाती है, मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स को सबमिट किया जाता है। अभी देखो LFAR रिपोर्ट में क्या इंक्लूड है, यहाँ पे ना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है। बैंकिंग इंडस्ट्री में ना कुछ LFAR रिपोर्ट पे चेंजेस लाई गई एंड दोस चेंजेस वर इफेक्टिव फ्रॉम 31 मार्च 2003। वो लेटेस्ट फॉर्मेट था, लेटेस्ट मतलब आफ्टर अ फ्यू चेंजेस उसे एप्लीकेबल किया गया, इफेक्टिव किया गया आफ्टर 31 मार्च 2003। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। अभी दो फॉर्मेट्स होते हैं जो आरबीआई ने बताए हैं ना, वो दो फॉर्मेट्स बताए, एक LFAR फॉर हेड ऑफिस, एक LFAR फॉर ब्रांच ऑफिस। तो हेड ऑफिस का अलग होगा और ब्रांच ऑफिस का अलग होगा। ठीक है, तो जो जो जैसे हेड ऑफिस है तो वो फॉर्मेट हेड ऑफिस वाला फॉलो करेंगे। ठीक है, और LFAR रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन आयर फॉर्मेट में होता है। क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऑप्शंस होते हैं, वो आपको टिक करना होता है। आप ऑडिटर हो ना, तो आपको एज एन ऑडिटर LFAR रिपोर्ट को क्वेश्चन आयर फॉर्मेट में रखना है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो आपको फॉर्मेट बनाना है, और उसी फॉर्मेट को क्वेश्चन आयर फॉर्मेट में रखना है। क्वेश्चन आयर मतलब क्वेश्चंस होंगे, उसके कुछ ऑप्शंस होंगे, वो आपको राइट टिक करना है, जैसे अपना क्वेश्चन पेपर कैसे होता है गूगल फॉर्म में वैसा। कंटेंट्स क्या क्या इंक्लूड होता है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में, सब कुछ एवरीथिंग। अगर बैलेंस शीट बोले तो कैपिटल एसेट्स लाइबिलिटी सब कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो एक्सपेंसेस इनकम्स, एंड जनरली भी सारा कुछ इंक्लूड होता है। आप देखो सब कुछ इंक्लूड होता है। कैपिटल के बारे में, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, कितने शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, कितना बैंक ने बोरो किया है, कितना इंटरेस्ट है जो बैंक ने अभी तक नहीं पे किया है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स आपके जितने भी एसेट्स हैं, बैंक के एसेट्स हैं, मतलब जैसे बैंक की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कैश बैलेंस, ये सारी आपकी एसेट्स होती हैं। इनके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना। प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस इनकम्स हो रहे हैं, इंटरेस्ट आप लोगों से चार्ज जो कर रहे हैं, कौन से लोगों से आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, जो आपसे लोन लेने के लिए आते हैं,
जब बैंक लोगों को लोन देती है तो उनसे क्या लेती है? इंटरेस्ट। वो वाली इंटरेस्ट इनकम की बात चल रही है। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कब होते हैं? जब आपके पास लोग डिपॉजिट्स खरीदने आते हैं, डिपॉजिट करके जाते हैं अपने पैसे। मतलब अब लोगों ने डिपॉजिट्स के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया, तो आपको देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोगों को। सो दैट इज माय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो आपको ये सब चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉपर एप्रोप्रिएट सारे कैलकुलेशंस हैं कि नहीं। मतलब चेक करके उसके बाद आपको ये रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। सॉरी, हम रिपोर्ट के बारे में बात करें। जनरल, जनरल मतलब बाकी सारी चीज़ें, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट थी कि नहीं थी, ठीक है। और सारे ट्रांजैक्शंस जो मैंने देखे वो सारे अप्रोप्रिएट थे कि नहीं थे। अगर नहीं थे तो उसका रीज़न क्या अप्रोप्रिएट नहीं था, कितना उसमें एरर है, क्या फ्रॉड है, वो सारा रिपोर्ट में जनरल पॉइंट्स में लिखना पड़ता है, मिसलेनियस पॉइंट्स, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। हम क्या पढ़ रहे थे? कंटेंट्स ऑफ एलएफएआर। कंटेंट्स ऑफ एलएफएआर मतलब क्या क्या एलएफएआर में इंक्लूड होता है, ठीक है, पॉइंट वाइज। 5 पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा। हाँ, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल। अब आ जाओ नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा क्या है जो ऑडिटर को एलएफएआर रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के टाइम पे कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है? पॉइंट्स और फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग एलएफएआर रिपोर्ट बाय ऑडिटर। कौन सी ऐसी चीजें हैं? पहली बात तो याद रखो, ये एलएफएआर है ना, क्वेश्चन आर फॉर्मेट में होता है। तो आप सबसे पहला देखोगे ना, एलएफएआर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन आर फॉर्मेट में है कि नहीं है, पहले तो वो चेक करना है, ठीक है। तो उसके आंसर्स जरूरी नहीं है उसके आंसर्स येस और नो में हो, सिर्फ येस नो, इज इट करेक्ट, इज इट एरर फ्री, इज इट फ्रॉड फ्री, ऐसा जरूरी नहीं है वो सिर्फ येस और नो में हो। बट हाँ, उससे हम ओपिनियन के जरिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर ओपिनियन के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके ऑप्शंस येस और नो ही हो, ट्रू और फॉल्स ही हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। एक तो ये चेक करना, एक ये पॉइंट कंसिडर करनी है ऑडिटर को। दूसरी, इट इज नीदर अ सब्स्टिट्यूट नॉर अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एमसीक्यूज में खास पूछते हैं ये पॉइंट। एलएफएआर रिपोर्ट ना ही सब्स्टिट्यूट है, मतलब ना इसको मेन रिपोर्ट जो होती है ना स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट की, जो मेन रिपोर्ट होती है उसके साथ उसको रिप्लेस करके बना सकते हैं क्या एलएफएआर? नो, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता है और ये उसका पार्ट भी नहीं होता है। मतलब उसके अंदर इंक्लूड है ऐसा होता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल एक अलग रिपोर्ट होती है जो कंपलसरी आपको मेन रिपोर्ट के साथ सबमिट करनी होती है। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये उसका पार्ट नहीं है। मेन रिपोर्ट के अंदर एलएफआर रिपोर्ट नहीं होता है, नहीं, ये बिल्कुल अलग होता है। मतलब इट इज नॉट अ पार्ट, नीदर इट इज अ सब्स्टिट्यूट। मतलब उसको अगर मैं मेन रिपोर्ट नहीं देकर मैं सिर्फ एलएफआर रिपोर्ट दे दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं है ये, ठीक है, और ये पार्ट भी नहीं है उसका, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड केयरफुली रीड एलएफएआर रिपोर्ट, चाहे वो ब्रांच की हो चाहे वो हेड ऑफिस की हो, पर आपको सबमिट करने से पहले, इसको इशू करने से पहले आपको इसको प्रॉपर एक रीड देना है। आफ्टर रीडिंग इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक, एनी एरर, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अच्छा, अभी क्वालिफिकेशन एक्सप्रेस्ड इन एलएफएआर रिपोर्ट शुड बी सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट एविडेंस। अभी एलएफएआर रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट बनाया है तो आपने उसमें जो जो चीज़ें दिखाई हैं, जो जो चीज़ें बताई हैं, जो जो चीज़ें आपने रिपोर्ट में डाली हुई हैं, उसको एविडेंस के साथ दिखाना पड़ेगा। आपने रिपोर्ट में डाला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टोटल इनकम्स इतनी दिख रही हैं, कौन कौन सी इनकम्स हैं डिटेल में बता दी, डिटेल में ही तो बताते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हर चीज़ डिटेल में दिखाया जाता है। डिटेल में दिखा दिया आपने तो उसका प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, एविडेंस, एविडेंस दिखाना पड़ेगा। सारे बिल्स वगैरह वो सारे एक साथ लेकर आप एक एक सॉफ्टवेयर में डाल दो, उसका प्रिंट निकाल दो और सारे सॉफ्टवेयर का, आई मीन सारे बिल्स का एक ही पर्टिकुलर प्रिंट आउट आपको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रांच मैनेजमेंट। मतलब ये जो ऑडिटर होता है ना, जो एलएफएआर रिपोर्ट बनाता है, वो एलएफएआर रिपोर्ट बनाने के लिए तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो किससे इन्फॉर्मेशन लेता है ये ऑडिटर? ब्रांच मैनेजमेंट से।
मतलब जो जो पर्टिकुलर ब्रांच का आप LFAR रिपोर्ट बना रहे हो, उस पर्टिकुलर ब्रांच का जो मैनेजर होगा आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग LFAR रिपोर्ट बाय ऑडिटर। इस यहाँ तक कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, चलो आगे देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ LFAR, लास्ट पार्ट, सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस। मतलब क्या, क्यों हम LFAR रिपोर्ट बनाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस क्या है उसका? LFAR रिपोर्ट बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है, यूजफुलनेस क्या है उसका? पहली बात तो आपके कैपिटल वेरीफाई हो जाते हैं, आपका कैपिटल वेरीफाई हो जाता है, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन प्रॉपर है नहीं है, वो डबल चेक हो जाता है, क्योंकि LFAR रिपोर्ट के टाइम पे तो आपको एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है, एविडेंस अटैच करना पड़ता है। तो एविडेंस अटैच करते करते आपको पता लग गया ना, डबल चेक हो गया ना कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं है, टाइमली पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। ठीक है, और रेगुलर है कि नहीं है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा है, फाइंडिंग वेदर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट इन केस ऑफ लोन्स इज रेगुलर। मतलब आपने जो लोन्स दिए हुए हैं लोगों को, उसमें से कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट रेगुलरली आपको रिसीव हो रहा है, मतलब आपको इनकम्स कितनी रेगुलरली रिसीव हो रही है। ऊपर वाला पेड वाला था, रीपेड, मतलब प्रॉपरली लोन्स आपने जो लिए हैं वो रीपे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, वो उसके बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट, वेदर इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट के रेट्स की बात कर रहा है भैया। सपोज इंटरेस्ट का रेट आपने 12% लगाया, तो प्रॉपर अमाउंट पे 12% एप्लीकेबल करके उसका अमाउंट कैलकुलेट प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है रेट्स। ठीक है, वो उसकी बात कर रहे हैं। और एक एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन बैंक मैनेजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क बीइंग कैरिड आउट। मतलब जब मैनेजमेंट काम कर रही है, अगर एरर्स कम निकले तो समझ में आता है कि ये मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है, क्वालिटी काम कर रही है। लेकिन अगर उनके काम में एरर्स ज़्यादा निकल रहे हैं, उनकी कैलकुलेशंस में एरर्स ज़्यादा हैं, तो मतलब एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, तो उनकी क्वालिटी के बारे में भी हमको पता लग जाता है। फाइंडिंग आउट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखो, रिकंसाइल करो बुक्स को और अपने अमाउंट्स को। आपके पास जो कैश में अमाउंट है बैंक के पास, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, मतलब क्या वो रिकंसाइल हो रहा है? CRR SLR जो आपने बुक्स में दिखाया है, जो RBI के पास डिपॉजिट किया है, वो हो रहा है, आपका मैच हो रहा है, रिकंसाइल हो रहा है? वो चेक करना, वो डबल चेक हो जाता है ना। LFAR में हम डिटेल में दिखा रहे हैं, तो वो तो फिर से चेक हो गया। नोइंग दैट ब्रांच डू नॉट होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मतलब हेड ऑफिस की कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो ब्रांच के पास है, कुछ ऐसा तो नहीं है। वो जानना, नोइंग मतलब वो जानना, आपको जान के वो रिपोर्ट में डालना होता है। फाइंड आउट द ओवरड्यू और मेच्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स ओवरड्यू हो गई हैं, अभी तक आपने उसका अमाउंट फेच नहीं किया, कुछ आपको रिसीव नहीं हुआ है, ओवरड्यू हो गई हैं, मेच्योर्ड हो गई हैं, लेकिन आपने अमाउंट अभी तक उसका विड्रॉ नहीं किया, और कितना अमाउंट मिलना बाकी है। तो ये सब चीज़ें आपको इजीली पता लग जाती हैं विद द हेल्प ऑफ LFAR रिपोर्ट। जबकि ये मेन रिपोर्ट में नहीं होता है, ये सब इतना डिटेल में मेन रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर मेन इतना सारा कुछ डिटेल में अगर पता लगाना हो बैंक के बारे में, तो LFAR रिपोर्ट देख लो बैंक की, डिटेल में पता लग जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आया LFAR रिपोर्ट क्या होता है? यस मैम। ओके, सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पढ़ने के लिए, और ये कुछ ट्रू और फॉल्स हैं, ये कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो इस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ओके, सो अवर चैप्टर इज ओवर। बताओ, यहाँ तक कुछ आपको कुछ भी डाउट है तो बताइए, हम डाउट्स का ये डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अभी, बिकॉज वी हैव दैट टाइम। अगर नहीं है तो गिव इट अ रीड, एंड अपकमिंग लेक्चर्स में आपको कुछ डाउट होंगे भी तो हम क्लियर कर सकते हैं।
है कुछ मैम doubts ये हैं? अभी तक नोट शेयर नहीं किया ना आपने? ये नोट्स मैंने नहीं शेयर किए। ओके, मैं कर देती हूँ नो अभी मैम। अच्छा ठीक है, आज मेरे जब ये सारे लेक्चर्स हो जाएंगे ना तो मैं आपको नोट शेयर करती हूँ, ठीक है? चलेगा। अभी मेरे लेक्चर्स हाँ। हैं ऑन, तो फ्री हो जाऊंगी ना तब जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी वीडियोस, तब मैं आपको ऑन द स्पॉट साइमल्टेनियसली शेयर करती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, इसी के साथ है ना मैं ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर ये था ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, नेक्स्ट चैप्टर है ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो वो भी ऐसा ही है, मतलब जैसे आपने अभी इस चैप्टर को देखा ना वैसे ही है, और आधी पॉइंट्स तो हमारी एफआरए में कवर हो चुकी थी, वो री इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज, जनरल इंश्योरेंस के बारे में, तो वो ही सब है, और उसकी ऑडिट, ठीक है? तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं ऑन द स्पॉट वो भी आपको इसी के साथ 2 नोट्स बनाकर देती हूँ, 2 पीडीएफ है। हाँ मैम, कंबाइन शेयर नहीं कर देना। नहीं नहीं, कंबाइन तो मेरे पास है ही नहीं ना बच्चा, मैंने चैप्टर वाइज बनाया ना, मैंने आपको बोला था ना जो मैं कर रही हूँ ना वो चैप्टर वाइज ही कर रही हूँ, ये मैंने पिक्स निकाले हाँ हैं, ओके। ठीक है? ये मैंने खुद से किया हुआ और पीडीएफ बनाया आप लोगों के लिए, उसका बुक मेरे पास है ना, एचआरएम और ऑडिट का बुक मुझे खरीदना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे वैसे नहीं बेच पा रहे थे जैसे मुझे चाहिए था चैप्टर वाइज, समझा? तो वो ये आपको मैं चैप्टर वाइज ही दूंगी, डोंट वरी, आई नो एसएपीएम को लोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, ओके बट मैम। मैंने वो सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताया, यस मैम। है ना? तो वैसे फॉलो करो हाँ यस मैम। एसएपीएम का ना, आप जेरोक्स ले लो या कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहीं सेव करके रखो उसको, एक डॉक्यूमेंट बनाकर सेव करके रखो, फोल्डर बनाकर, तो आपको बार बार वो वहां से डाउनलोड करने की, क्लासरूम से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, एक बार डाउनलोड हो गया ना तो उसको सेव कर दो कहीं पे, या मोबाइल में सेव कर दो कहीं पे, ठीक है? या अपने ड्राइव पे सेव करो, ड्राइव में सेव कर देने से ना बार बार उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही ओपन हो जाता है। अब ये मेरा मैंने ड्राइव से ओपन किया, ये मेरा ड्राइव है, ड्राइव मतलब आपका हाँ मैम, जीमेल अकाउंट माई है ड्राइव ना, में। हाँ जीमेल अकाउंट है ना आपका, वो जीमेल अकाउंट में ड्राइव का ऑप्शन होता है, उधर आप अपनी चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को, फोल्डर्स को, सर्टिफिकेट्स को, मार्कशीट्स को सेव करके रखा करो, सो दैट कभी गुम भी हो गया ना तो उसका हम लोग कॉपी निकाल सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? तो ड्राइव यस में मैम। सेव कर दो ऐसे पीएम के नोट्स को, तो आई थिंक उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी लोड होने में, फिर आप अपनी ड्राइव में से ओपन कर लेना, ठीक है सबको? यस मैम। 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 अच्छा, अभी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल कल हम लोग शुरू करेंगे अपना ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके, चलो एज ऑफ नाउ आई एम डन विद द चैप्टर, now it's your part to read on, and if there are any doubts we will meet for the doubt session, okay? ओके मैम। ओके मैम। Take care everybody, bye. बाय मैम। सेम टू यू मैम। Yeah, बाय मैम। bye.